पिछले 72 घंटों से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां किसानों के मन में खुशी की लहर दौड़ रही है, वहीं कई लोगों को बाढ़ का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी तरह बाढ़ का सामना भोपाल में भी 2006 में देखने को मिला था। इस 2006 के मंजर को आपसे रूबरू कराने से पहले हम शुरुआत करते हैं भोपाल के लिली टॉकी चौराहे से। एक दो दिन बरसात होती, फिर निकल आती धूप। सावन भादों खूब चलत है वाली कहावत धुंधलाने लगी, लेकिन नहीं, शायद कुदरत एक नए खेल की तैयारी कर रही थी। हमारी धार्मिक किताबों में ऐसी मान्यता है कि एक दिन सब कुछ पानी में समा जाएगा। विनाश की इस प्रक्रिया को प्रलय का नाम दिया गया। इसी विनाश लीला से मिलते वाक्य से पिछले दिनों भोपाल वासी रूबरू हुए। भोपाल यानी झीलों का शहर, शहर का जाना माना तालाब। मन बहलाव के लिए लोग इसके किनारे जा बैठते हैं। बोटिंग, थोड़ी गपशप और मस्ती। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिन सड़कों पर आपकी गाड़ी दौड़ती है, ग्राउंड और वो गलियां जहां नन्हे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वहां ये बड़ा तालाब चला आए। आज भले ये कल्पना लगे, लेकिन 13 अगस्त को ये हकीकत थी। मॉनसून की बेरुखी को कोस रहे भोपाल के काले बादल मानो चिढ़ा रहे थे। रात आई सामान्य सी, लेकिन सुबह कतई सामान्य न थी। यहाँ पर सभी के घरों में पानी भर गया, नाले एकदम उफान पर है। मतलब अपने नाले अपने ज्यादा पानी। आसमान से बरसती बूंदें अपने साथ तबाही भी लाईं। सबको एहसास हुआ पानी की ताकत का। हैसियत के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ। झुग्गी झोपड़ी वालों के बर्तन भाड़े बहे ही। इसके अलावा मॉनसून के लिए सहेजा गया अनाज बर्बाद हो गया। राशन का सामान, गेहूं, कपड़े लत्ते, बर्तन सब बह गए, कुछ बचे ही नहीं। अब उसका क्या आकलन करें, बस जिंदा बच गए, यही आकलन है हमारा। तो जहां झुग्गियों की जिंदगी अस्त व्यस्त हुई, तो महलों को भी सुकून कहां। बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें भी इस आफत से अछूती न रह सकी। 80 साल की दादी हैं, मेरे साथ रहती हैं और हम दोनों अकेले थे रात भर। उनको मैंने लिया, गर्दन तक पानी आ चुका था। हाँ, ठीक है। मैं बाहर आ गई, पूरा बाहर निकली। इस वक्त मैं भोपाल के नौबहार और मामबाई कॉलोनी के बीच में खड़ी हूँ और इस दोनों कॉलोनी के बीच से ये नाला गुजरता है और उसके ऊपर ये पुलिया बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये नाला किस तरह से चौक है और ठीक इसी तरीके से चौक ये नाला आज से 5 साल पहले भी था। और उस वक्त हुई बारिश से इस चौक नाले की वजह से पानी पुलिया के नीचे से ना बहते हुए पुलिया के ऊपर से बह रहा था और पानी पुलिया के ऊपर से बहते हुए लोगों के घरों में जा घुसा था। आइए अब हम यहाँ के रहवासियों से जानते हैं कि उस वक्त 2006 के जो हालात थे और आज के हालात में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। 5 साल में नाला बना, ना उसका घेरीकरण हुआ, कुछ नहीं करते हैं। खाली ये जो योजनाओं का पैसा आता है केंद्र सरकार का, सिर्फ नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार चलता है यहाँ की। 13-14 अगस्त को 2006 के अंदर अनशन पे बैठे, तकरीबन 10 दिन बैठे रहे भूखे प्यासे। उसके बाद SDM नागर साहब आए, उन्होंने हमें लालच भी दी, सलाह भी दिया कि आप बढ़िया ये अनशन तोड़ दीजिए अपना, और आप जो कहेंगे हम आपको काम करेंगे पूरा। और उसके बावजूद भी हमारा कोई काम भी नहीं हुआ है, ना नाला बना है। आज तक हम जो परेशानी फैले थे वही परेशानी में आए थे। कमर पर पानी भरा हुआ था और सब ये इधर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, घर में पानी भरा हुआ था। और आज आप क्या देखते हैं चाचा? और आवाज क्या कहें, आज भी वही हाल है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, इस रोड पर हमारी गर्दन तक पानी था और यहाँ से वहाँ तक हर आदमी अपने बच्चों को, अपने गल्लों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ कश्ती आई और एक मुआवजा भी आया था, जो कि हम लोगों की दुकानें, मकानें सब बह गई। किसी को मिला 2000 रुपये, किसी को नहीं मिला, वो सरकार ही ले गई। चेक आया और वापस चला गया। जैसे कि मेरा चेक आया, मेरा भी वापस चला गया, वो तक नहीं मिला। और 13-14 तारीख अगस्त की रात के यहाँ पर कमर से ऊपर पानी था
और यहाँ के नाव कश्ती चल रही थी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, पंक्तियां जिंदा हो गईं इस बरसात में। गलियों और घरों में 7-8 फुट पानी भरा था और दरवाजों पर खड़ी थीं कश्तियां। हंसते मुस्कुराते मस्ती करते हुए बच्चों और बड़ों को शायद ये आभास भी नहीं कि उनके माँ बाप के कितने अरमानों पर पानी फेर गया ये पानी। बारिश के कहर से कई जिंदगियां भी खत्म हुए बिना ना रह सकी। अब मैं आ गई हूँ कोलार रोड पर MANIT से लगी हुई झुग्गी झोपड़ी बस्ती में, जहां सन 2006 में सिर्फ चंद झुग्गियां ही हुआ करती थी। MANIT की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई थी और कई झुग्गियां धराशायी हो गई थी। जितनी झुग्गियां धराशायी होकर गिर गई थी उससे कई गुना ज़्यादा झुग्गियां आज यहाँ पर बस गई हैं। अब हम आपको दिखाते हैं 2006 में कुदरत ने जो कहर बरपाया था उसकी कुछ तस्वीरें। हंसने खिलखिलाने और घर को हमेशा गुलजार रखने वाली मासूम रूपाली इस बरसात में खो गई हमेशा के लिए। सुबह 4 बजे के टाइम की बात है और जैसे मेरे को आवाज़ आई धम से, तो ये मैंने खोल के देखा, अपने कमरे को देखा तो यहाँ से पूरा बहाव यहाँ तक चला जा रहा है, पूरी झुग्गियाँ बहती हुई चली जा रही। सर ये बंजारा मैंने अपने खुद आँख से देखा है। आया तो मैं चिल्लाता रहा, अब मैं घबरा गया कि ये तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया, मगर वहाँ बच्ची निकली ख़त्म। बहुत परिवार को बचाया, इन लोगों को सबको उठाया मैंने। इस बारिश में तबाह हुई कई जिंदगियों की तस्वीरें हमारे पास हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हमारी आचार संहिता इसकी अनुमति नहीं देती, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम इनका पालन करते रहेंगे। दरअसल रूपाली के परिवार पे यह हादसा कुदरत के प्रकोप से ज्यादा इंसानी करतूत थी। झुग्गियों से सटी MANIT कॉलेज की दीवार, जिसमें भ्रष्टाचार के दीमक पहले ही लग चुके थे, वो बरसात का रेला ही न सह सकी और भरभरा कर जमीन पर आ गिरी। ये भ्रष्टाचार ले गया एक मासूम की जान और घायल हैं परिवार के दूसरे लोग। दीवार के हमारे झुग्गी के ऊपर में कितने लोग दब गए थे? हम लोग 5 जन थे। 5 जन ही दब गए थे। मेरी मोरी तो वही पे लेते नीचे आते आते खत्म हो गई। चुनाव के वक्त हाथ जोड़े रहने वाले, हर सुख दुख में साथ देने का वादा करने वाले हमारे नुमाइंदे लापता थे। कोई नेता नहीं आया, नहीं कोई पार्षद आया, न किसी को 10 रुपए का मुआवजा दिया। मैं वोट के टाइम पे आकर दे दो, हाथ जोड़ के, बाकी बस जूते खाओ। लोगों तक पहुंचा तो सिर्फ मीडिया। लोगों ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया और अपनी आवाज भी रखी। नहीं जला सर हमारे यहाँ चूल्हा, हमारे बच्चे भूखे मर रहे सर, हमारे कपड़े बह गए, क्या जलाएं सर, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पति को तो ब्लड कैंसर है सर। तो ऐसा सर आप लोग आए, हमको इतनी तसल्ली तो कि हमारी चिंता तो है, आप लोगों को इतना तो है ना सर। रूपाली की मौत से आहत परिवार की फरियाद लेकर जब हमने MANIT कॉलेज प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो हमें दरवाजे से ही बैरंग वापस कर दिया गया। अभी मेरी जिससे भी बात किया वो बोले कि डायरेक्टर साहब की परमिशन चाहिए सर। आप नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ सर, पत्रकार की रिस्पेक्ट करता हूँ। आवाज आने इस वक्त मैं श्यामला हिल्स के ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहां आप मेरे पीछे पूरे बाणगंगा का स्लम एरिया देख सकते हैं, जो कि लो लेवल में बसा हुआ है और इसे ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था। लेकिन 1984 में यहाँ लोगों को स्थायी रूप से पट्टे दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ स्थायी और अस्थायी रूप से लोगों ने बसना शुरू कर दिया और ये बस्ती ही चली गई। सन 2006 में इस बाणगंगा का क्या हश्र हुआ था हम आपको दिखाते हैं। आसमान से बरसता कहर, उफनते नाले और बदहवास लोग, इन सब के बीच न्यूज एंड व्यूज की टीम पहुंच रही थी लोगों का हाल चाल जानने। यह है बाणगंगा क्षेत्र का नाला। आसपास के लोग और रस्सियों के सहारे जिंदगियों को बचाने की कोशिश। 4 इंसानों को लील गया ये उफनता नाला,
गुहार पर भी जब प्रशासन की मदद नहीं पहुंची तो लोगों ने खुद ही अपने बूते ले लिया ये काम। ये नगर निगम के आदमी है? नहीं, नगर निगम नहीं, हम लोग ही है। ये झुग्गी अभी क्या जान मार आने की क्या वो? अभी यहाँ पर एक बच्चा हमारे पास का जीवित निकला है और एक मरा हुआ है, जिसमें अभी 2 बच्चे लापता है और उसकी एक माँ लापता ही है। ये लोग जो रास्ते से जो कर रहे हैं, ये देखा वाली कर रहा है, मतलब बच्चों को देखा वाली, कहीं कचरों में अड़ा है। कितने लोग गए? 4-5 लोग हैं, तो इसमें 2 बच्चे, एक माँ, टोटल 3 लोग मरे, 3 की बॉडी मिली है, 3 मर चुके हैं। हमने जब 8 घंटे बाद भी हादसे के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जानना चाहा तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। वहाँ पे कोई लापता हुआ है क्या कुछ लोग? नहीं, लापता कोई नहीं। ये जो बाणगंगा में लापता हुआ है उनका क्या हुआ था? अभी जानकारी नहीं है, अभी तो सब काम कर रहे हैं लोग। नगर निगम में एक आपदा प्रबंधन कक्ष बनाया गया है। इसकी मीटिंग की खबरें और विज्ञप्तियां जोर शोर से मीडिया में प्रचारित की जाती हैं। सवाल यह है कि इस बरसात से हफ्ता भर पहले भी कई इलाकों में पानी भर गया तो भी क्यों तैयारी नहीं की गई। बाहर लेकर आए, उसकी नब्ज चल रही थी, बच्चे की नब्ज चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस का पता नहीं। और वैसे तमाम गाड़ियां यहाँ पे आकर खड़ी हो जाएंगी कि गोताखोर हो रहे। सवाल यह भी है कि जब भोपाल में 150 बोट पहले से मौजूद हैं तो फिर इस आपदा में सिर्फ 2 बोट ही क्यों काम में लाई गईं? और वो भी 3 घंटे बाद आई है। पिछले दिनों अरुण प्रकाश द्वारा सेलिंग स्कूल खोलने की चर्चा जोर शोर से हुई थी। सवाल ये उठता है कि पर्यटन विभाग और सरकार की ये बोटें क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं? सवाल ये है कि क्या इंसानी रुख दिखाते हुए जब लोग बह रहे हैं, डूब रहे हैं, तब इन कश्तियों को जिंदगी बचाने के लिए क्या उपयोग नहीं किया जा सकता था? आपदा कहकर नहीं आती है, ये तो सब जानते हैं। यदि बाढ़ की बात की जाए तो नाले नालियों की साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर इन्हीं पर निर्माण कार्य हो जाए तो साफ सफाई कैसे की जाए? देखिए इसकी एक बानगी। ये नजारा है मॉनसून से ठीक पहले का। नालों में पड़ी गंदगी, खरपतवार। दावा था कि इन्हें पहली बारिश से पहले साफ कर लिया जाएगा, लेकिन दावा हकीकत न बन सका। जब प्रशासन सड़कों की गंदगी दूर न कर पाया तो भला नाले कैसे साफ होते? ये भोपाल का सबसे बड़ा स्कूल है, बच्चे इस कदर परेशान होकर सवेरे जाते हैं, कीचड़ में स्लिप होते हैं, बुरा हाल है इस कॉलोनी। जिम्मेदारों की बात करें तो एक समस्या से ध्यान हटाने दूसरी समस्या पर दोष मढ़ दिया जाता है। ऐसा ही इस सैलाब के साथ हुआ। जिम्मेदारों ने बाढ़ के नुकसान की सारी जवाबदारी बेतरतीब अतिक्रमण पर मढ़ दी। सारी चीजें जो आज भोपाल में जो परेशानी आई है उसका कारण अतिक्रमण है, और अतिक्रमण के कारण लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखा है, लोगों ने अपने ऑफिसेज बना रखे हैं। निश्चित रूप से ये इनको मुक्त कराना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश की है, हमारे शिवराज सिंह चौहान, वो इस मामले में बहुत सजग है। ये बीच नाले में जो पानी मकान बने हुए हैं ना, तो पानी तो अपनी जगह बनाया गई, कहीं से भी निकलेगा, वो तो निकलना ही उसको तो कहीं घर में घुसे, आसमान पे चढ़ा, कहीं भी नहीं रुकेगा पानी। नगर निगम ठेकेदारों के हवाले हो गया है, और प्रशासनिक अनुभव या विकास कार्यों को जो तेज गति देना चाहिए उसके अनुभव लोगों के कम हो गए हैं। जहां आज दिनांक तक पानी नहीं गया, उन जगह क्षेत्रों में पानी भर जाना ये नगर निगम के लिए शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है। लेकिन इन कॉलोनियों को देखने की जवाबदारी नगर निगम और टाउन कंट्री प्लानिंग की है। सालों से नाले बजा रहे हैं और नीरो अपनी बंसी बजा रहे हैं। नालों के एकीकरण का काम हम करने जा रहे हैं, तो उसी को देखने के लिए निकले थे। आज जहाँ से भी ओवरफ्लो की शिकायतें भी हुई खासतौर से, उनको उस स्कीम में शामिल करते हुए जवाब देने वाला इसका है। रोज मैं 3 साल से कंप्लेंट करता हूँ नगर निगम में, आज तक उस नाले की सफाई नहीं हुई। भाई साहब आप चल के देखिए नाले की क्या हालत है, और कितना बजट उस पर सैंक्शन होता है नाले की सफाई के ऊपर, और पूरे भोपाल के नालों की सफाई के ऊपर, और क्या काम होता है देखिए आप चल के। अगर वो नाला आज सब लोग खड़े हो जाते हैं आगे, इससे पहले क्यों किसी ने नाले के ऊपर ध्यान नहीं दिया? हम लोग इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ।
जब जवाबदेही की बात आती है तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो जिम्मेदार रोना रोने लगते हैं फंड ना होने का। लेकिन शायद ये रोना भी गलत है। अगर बात करें नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे करों की, तो सामान्य कर, संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, प्रकाश कर, स्वच्छता कर, अग्नि कर और न जाने कितने ही प्रकार के करों से करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं। तो फिर आपदा प्रबंधन में चूक क्यों हो जाती है? हमारे यहाँ पर प्लान्स बनते हैं, योजनाएं बनाते हैं, हमारे जैसे मेरे जैसे प्लानर्स बनाते हैं, हम लोग योजना बनाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन जब उसका फेलियर अप्रेजल रिपोर्ट होता है कि ये किस लेवल पर आकर फेल होगी, फेलियर के वक्त हम क्या करेंगे, ये आप पाएंगे कि ये रिपोर्ट का अंश जो मुश्किल से 4 पेज का होगा या कभी होगा ही नहीं, या इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता इम्प्लीमेंटेशन में, ना इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजंस होते हैं हमारे पास में। जाहिर सी बात है कि चूंकि जनता परेशान है, इसलिए किसी को परवाह नहीं, उसे छोड़ दिया गया है अपने हाल पर। सैलाब आकर जा भी चुका है, लेकिन अब लोगों के दिलों में फूट रहा है सैलाब। नगर निगम का सहयोग है ना, आपका कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर सारे लोग फंसे हुए हैं। कोई है ना रास्ता दिख रहा है ना अपने को, यहाँ नाव की कोई कार्रवाई दिख रही है। यहाँ इतने लोग फंसे हुए हैं कि है ना, आप खुद ही देख सकते हैं कि पानी के अंदर लोगों के गाड़ी, घर का खाने बनाने को बैठने की जगह नहीं है। कम से कम 10 फीट पानी घुस चुका है। दिन पहले भी आया था तो है ना शासन का कोई यहाँ पर क्रियाएं नजर आ रही थी, और ना आज भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई क्रियाएं नहीं है। यहाँ हम लोग आपस में ही है ना मजबूर होकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। बच्चों को 8 महीने का बच्चा हम उसको अकेले लेके ऊपर गए, बाकी सब कुछ डूब गया है। यहाँ ना तो कोई फर्स्ट फ्लोर तक के पानी आ गए, जब तक ना यहाँ कोई बोट आई न कुछ आया। अगर 10 मिनट और पानी आता तो हम लोग डूब जाते। प्रशासन को इतनी तक के वो नहीं थी कि एक बोट भिजवा दे या हम लोगों को थोड़ा सा, तो अगर 10 मिनट पानी आता तो हम बच्चे सहित डूब जाते। जाहिर सी बात है, इस बार भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, एक ही दिन में इतना पानी बरस गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत को ही गुनहगार ठहराया जाए? क्या सिर्फ प्रकृति ही दोषी है या कुछ और भी है वजहें? आइए आंकलन करते हैं। नगर पालिका के सारे संसाधन वीआईपी लोगों के लिए हैं। नगर पालिका बजाय ठोस स्तर पर काम करने के महज खाना पूर्ति करने में विश्वास रखती है। अगर जानकारों की मानी जाए तो इस भीषण तबाही का मुख्य कारण कुदरत की नाइंसाफी से ज्यादा इंसानी फितरत रही है। आप अगर जो जहाँ 10 परिवार रहते थे वहाँ लगभग 200 परिवार को बसाओगे, उनका पानी जाएगा कहाँ? तो ये इस प्रकार से एक तो है। दूसरा जवाहर चौक है, ये भी हरित क्षेत्र रखा गया था क्योंकि वो नीचा, वो भी थोड़ा नीचा है, वहाँ से बाणगंगा तक का बहाव है। वहाँ से एमएलए साहबान को दे दी गए मकान, और उन्होंने भी उसको पूरी तरह वाणिज्यिकरण कर लिया है, रहता तो कोई है नहीं। और उसकी वजह से वहाँ का भी जो पानी जितना है वो, एक तो वहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, सीवेज बढ़ गया, और जो पानी ज़मीन जज़्ब कर लेती वो अब सड़कों पे बह के जाता है नालों में। और जो नीचे के बहुत से क्षेत्र थे, जैसे बाणगंगा कही है, वहाँ झुग्गियाँ बसा दी गई हैं, पंपापुरा वगैरह में। अब मैं कुछ अपने आप बसी हैं, कुछ बसाई गई हैं। और जो स्थायीकरण किया गया है, ये कभी ये जो जनवरी 1984 में इनका स्थायीकरण किया गया, इनको पट्टे दिए, कभी ये सोचा नहीं गया कि यहाँ लोगों को रहना चाहिए। आज से 3 दशक पहले भी ऐसे ही हालातों से रूबरू हुई थी झीलों की नगरी। तालाब जो था वो 30 फुट ऊपर आ गया तट से, और हमारे रेत घाट टूट रहा था। उसके अगले वर्ष 74 में पुल पुख्ता टूट रहा था, इनको मरम्मत किया गया। पर जहाँ तक लोगों के घर में पानी घुसने का प्रश्न था, उसकी शिकायत लगभग शून्य थी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में निर्माण नहीं होना चाहिए वहाँ निर्माण होने ही नहीं दिया हमने। भोपाल की विकास योजना सन 1973 में तैयार की गई थी। विकास योजना में यह ध्यान रखा जाता है कि पिछले 25 बरस की बरसात से 10% ज्यादा बरसात के अनुसार शहर बसाया जाए। भोपाल शहर पहाड़ियों पर भी बसा है। यहां सोचा गया था कि ऊंचे इलाकों में इंसानी आबादी को बसाया जाए और निचले इलाकों में पार्क। यह दृष्टिकोण सही भी था। शाहपुरा का तालाब और मयूर पार्क इसका उदाहरण है। मनोरंजन के साथ जल भराव भी। वक्त बदला और वोट की ताकत से बदलते गए निजाम।
प्रदेश के रहनुमाओं ने अपने या अपने लोगों के निजी हितों और वोटों के खेल में बदल दिया भूमि का उपयोग। कहीं शहरी गरीबों को पट्टे दिए गए तो कहीं दूसरे फायदों के लिए भोपाल के भूगोल से खिलवाड़ जारी रहा। हो गया कम से कम 30-35 साल। किसने पट्टे दिए थे? पट्टे हम लोग को अर्जुन सिंह के द्वारा मिला था। ये दीवारें जेल की सरहद नहीं, बल्कि ये बस्ती है इंसानों की। यह है एक खदान। व्यापारियों ने यहां से पत्थर बेचकर चांदी काटी। रॉयल्टी से भरता रहा सरकारी खजाना। जब जमीन की कोख खाली हो गई तो वीआईपी इलाकों के गरीबों पर टूटा कहर। इस बड़े अंधे खोह में लोगों को लाकर जबरन बसा दिया गया। नतीजा वही हुआ जो होना था। 2 बार पट्टे बटे, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने सोचा कि हम लोग गड्ढे में हमको बसाया। नालंदा झुग्गी तोड़ी, एट की झुग्गी तोड़ के सबको यहाँ बसाया। चिटिंग करी कि आपको मकान बना के देंगे, 25,000 लोन देंगे। 1 रुपया भी किसी गरीब को लोन नहीं दिया। सबने अपनी अपनी मेहनत से मकान बनाया सर, और वो भी मकान टूट गए हमारे। आज भी जैसे तैसे दर्दनाक हालात में जी रहे हैं आदमी जिनकी कीमत एक मत मात्र से ज्यादा नहीं, जो चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद बेमतलब हो जाते हैं। इन हालातों में जहां कराहता है मानवाधिकार, जहां दर्द और असुविधा से तड़पती है जिंदगी, पर जीना तो पड़ेगा ही। हर हादसे के बाद, हर जुल्म के बाद शायद यही जिजीविशा है जिंदगी। अब मैं आ गई हूँ कलियासोत नदी पर बने पुल पर। ये वो नदी है जो कितनी भी बारिश हो जाए इसकी प्यास नहीं बुझती है, लेकिन जब कलियासोत डैम के गेट खुल जाते हैं तो ये नदी अपने उफान पर आ जाती है, जिसके चलते इस नदी के आजू बाजू का क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में घोषित कर दिया गया था। ग्रीन बेल्ट में घोषित हो जाने के बावजूद सरकार ने संजय नगर झुग्गी झोपड़ी बस्ती को ग्रीन बेल्ट पर ही बसा दिया, जिसका खामियाजा लोगों ने किस तरह से उठाया देखते हैं एक नज़ीर। यह है संजय नगर झुग्गी बस्ती का पुनर्वास स्थल। सरकार ने भोपाल को पेरिस बनाने के नाम पर इस बस्ती को ग्रीन बेल्ट पर बसा दिया। नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गईं। न सिर्फ ग्रीन बेल्ट पर लोगों को बसाया गया, बल्कि नदी के खतरनाक मुहाने पर भी बसी इंसानी बस्तियां। न्यूज एंड व्यूज ने पहले ही आशंका जताई थी अपने द्वितीय अंक के माध्यम से, लेकिन जिम्मेदारों के जवाब लाजवाब करने वाले थे। बन गई हैं, झुग्गियां तो नहीं कह सकते, वहाँ पे 3-3 मंजिला बिल्डिंग है जिस पर पट्टे दिए गए, तो ग्रीन बेल्ट पे बनी हुई है वो। तो अब व्यवस्थापन अगर किया गया है वहाँ पर, तो मैं नहीं समझता कि उसको ग्रीन बेल्ट में विस्थापन किया गया हो। नदी से दूरी होगी, मेरे तो अभी नया काम जो है वो वैसा नहीं हो रहा है। 1995 के बाद की स्थिति मेरे को नहीं लगता, उससे पहले की स्थिति हो सकती है। 10-15 दिन बाद कर लेंगे, 10 दिन के अंदर कर लेंगे। खुले या उसका ओवरफ्लो पानी इधर, तो वही सवाल होगा कि कभी भूकंप आया तो भोपाल का क्या होगा। भूकंप तो नहीं आया, बल्कि सैलाब आ गया, जिसका अंदाजा था। शायद गलत इंतजामों का यही अंजाम होना था। साधारण अकल के भी नियम होते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। कुछ प्रकृति के नियम होते हैं। आप विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों का भले उल्लंघन कर लो, पर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको सजा तो मिलेगी। जिम्मेदार तो चैन की बंसी बजा रहे हैं और भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को, उन लोगों को जिनके नाम पर बसी है ये व्यवस्था। 2005 में 20 मई को आए थे हम लोग। तब हमने बोला था कि हमें इतनी दूर नहीं जाना है, ये डूब का क्षेत्र है, पूरा आ जाएगा। इधर शमशान घाट है, इधर हमें रोजी रोटी नहीं है। यहाँ पानी की परेशानी, यहाँ पानी पूरी नदी तक घुस गई। घर के अंदर पूरी नदी घुस गई। बच्चे को देखा कि घर को देखे, बताइए आप क्या करें। तो अभी 13 तारीख को भी तो 13 तारीख को पानी आया था। 13 तारीख को सब मोहल्ले वाले को दिखाई इकट्ठे। तो 13 तारीख से लेके आज 18 तारीख तक आपके पास कौन कौन आया अभी तक? कोई नहीं आया आज तक, कोई देखे नहीं आया। कोई कहीं से नहीं आया। और वोट के लिए सब आते हैं यहाँ से।
गड्ढे में फेंक दिए, गड्ढे में जब पानी की व्यवस्था भी नहीं, कुछ भी नहीं है, रोड भी नहीं बना, जा सारा कुछ भी नहीं है। काट पीट के दे दी 10-15 जो कर्जा करके बनाया, सामने वाला क्या करेगा? यहाँ से बनाएगा इसको, कि खाएगा कि खिलाएगा किसी बच्चे को? और पैसे मांगने जाते तो कहते हैं कि अब तो हो गया, साल सब हो गया पूरा, उन्होंने अपनी मिलना और वहाँ से निकाला आपको क्या सुन के, क्या इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, अच्छे चला चला गया, बस गड्ढा पूरी नहीं भर दिया हमको यहाँ पे लाके, यहाँ पूरी नहीं दी, यहाँ गड्ढा था, नदी मालूम थी, क्यों पड़ता यहाँ पे लाके हमको? पूरी किस्त भी नहीं दी। वो आपका विधायक कौन है? बाबूलाल गौर ने। तो कहाँ है बाबूलाल गौर? कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए, कोई भी यहाँ से पटका जैसे कोई नहीं आया देखने के लिए अभी तक। अभी सपने सजने शुरू हुए थे, आशियाना बसना शुरू हुआ था कि अचानक टूट गए सारे ख्वाब। आंख खुली तो तबाही का मंजर सामने था। सरकार ने हमें प्लाट दिया यहाँ पे, और हमारा है ना पूरा नुकसान हो चुका है, और पैसे भी इसके नहीं मिले हैं हमें। कितना बना लिया था तुमने? ये है ना बांस बल्ली लगाए थे, पैसा नहीं मिला था, ऐसे ही बनाया था, सीटें मीटें डली थी यहाँ पे, बस तो सब सामान था पूरा बह गया, पूरा सब डूब गया, पूरा डूब गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देख लो आप। मेरी टीवी और साइकिल और राशन कार्ड के वो ये गैस कान के वो कागज कुगज सब पेटी बह गई। अनाज वगैरह एक गट्टी चावल थे और 3 डब्बे थे भरे गेहूं के। के घर में खाना खाते रहते हैं, साड़ी पावत ले नहीं है मेरे को एक भी, दूसरे की साड़ी पहनी मैंने, बुढ़ा बुढ़ी रोए रहे मेरे, क्या करें? मेरे एक इसमें बहुत स्पष्ट विचार है। एक कातिल होता है, वो एक व्यक्ति को का कत्ल करता है, हम उसको फांसी लटका देते हैं, और जो इस प्रकार के नगर के भूगोल को बर्बाद करता है, जिससे नगर में हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं, उसको हम चुन के मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका जुर्म तो एक कातिल के जुर्म से भी ज़्यादा है। लेकिन इस आपदा में नहीं पहुंचे सरकार, नहीं पहुंची राहत। लापता हैं वो लोग जिन्होंने बसाई थी ये दुनिया। थोड़ी बहुत राहत बांट रहे हैं स्वयं सेवी संस्थान, जिनके संसाधनों का दायरा शायद कहीं सीमित है। लोगों के आंसू पहुंचने के लिए निकले हैं। हाँ। इस तरह की तकलीफ आ रही है लोगों को? बहुत तकलीफ आ रही है। क्या क्या? बहुत, मतलब किसी का घर उजड़ गया, किसी का रहना बिल्कुल दुभर हो गया, इतना पानी कहर मतलब लोगों के ऊपर बरसा है। आपका क्या सोचना है, सरकार ने इन्हें सही जगह विस्थापित किया है या नहीं? नहीं किया। 96 में भी ऐसी बाढ़ आई थी यहाँ पे, जब यहाँ तक पानी भरा था। देखा आपने, कई हद तक वे प्रतिनिधि और वे लोग जिम्मेदार हैं इस हालात के, जिन पर भरोसा कर जनता ने उनके हाथों सौंपी थी सत्ता की कमान। लेकिन बस यही नहीं होती, और भी उदाहरण है बदइंतजामी के। आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां सारा का सारा प्रशासन मड रैली में व्यस्त था। आइए अब आज का नजारा दिखाते हैं। यही है वो जगह, कुदरत ने ऐसा हाल कर दिया है कि एक ही दिन में हर ओर पानी ही पानी हो गया। मड रैली जैसे आयोजनों से निजात मिली तो शुरू हो गया अपनी पीठ थपथपाने का सिलसिला। गली गली में नगर विकास, साफ सफाई के बड़े बड़े पोस्टर लग गए, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि दीवारों और आसमान में नाम लिखने से ही नहीं बदलती तस्वीर। जमीनी हकीकत तो जस की तस है। अपने निजी हितों के लिए भूगोल से खेलना जारी रहा। अपनी आय बढ़ाने के लिए नालों के ऊपर तान दी गई दुकानें, खड़ी कर दी गई दीवारें, बसा दिए गए महल। ऐसे में ना तो नालों का गहरीकरण संभव रहा, ना सफाई। घरों से निकलकर जाने वाला पानी नाले में नहीं जा पाएगा, जाहिर है वो घरों में ही आएगा। बरसात के एक जोर ने उधेड़ कर रख दी सारी परतें, पर अफसोस भुगतना पड़ा उन्हें जिन्हें शह और मात के खेल से कुछ लेना देना नहीं था। छोटे छोटे सपनों, थोड़ी उम्मीदों पर फिर गया पानी। लापता थे चुनावों के वक्त हाथ जोड़े रहने वाले वे लोग जो सुख दुख में साथ निभाने का वादा करते नहीं अघाते थे।
आप थोड़ा सा बताएं पार्षद की क्या भूमिका होती है? पार्षद की भूमिका जनता के साथ उसके दुख में सुख में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की होती है। अपन इंतजार करते हैं कि उसे दुख हो जाए तो अपन कंधा मिलाना शुरू। नहीं, ये तो अभी जो प्राकृतिक विपदा है ये तो इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में तो मेरे को लगता है इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। राहत के नाम पर जो खाना पूर्ति की गई वो बहुत थोड़ी थी। राहत मानो ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी घुना हुआ। एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही प्रशासन की मदद आम आदमी तक नहीं पहुंची हो, लेकिन ये भोपाल वासियों की हिम्मत ही है कि दुख की इस घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामकर खड़ी उठी जिंदगियां। भोपाल वासियों के इस जज्बे को हमारा सलाम। बाढ़ अपने साथ कई बुराइयां लाती है। भले सड़कें सूख गई हैं, फिर से आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन अब भी एक खतरा मंडरा रहा है। इस गंदगी, गीलेपन और गंदे पानी से बीमारियों का खतरा। बीमारियां जिनका अगर सही इंतजाम नहीं किया गया तो निश्चित है कि भोपाल महामारी की चपेट में आ सकता है। हम लोग बोलते हैं कि डीडीटी छिड़की और इसमें वो दवाइयाँ डलवाइए नालियों में, लेकिन आपको ऐसा लगता है डलती है? नहीं डलती। नहीं। अगर वो छिड़के तो बीमारियां कितनी हद तक कम हो जाए? ये सर कम से कम 70% कम हो जाएगी। यहाँ पे किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं? इस पे सर सबसे ज़्यादा डायरिया और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? वक्त की जरूरत है कि नींद से जागे प्रशासन और पुख्ता हो इंतजाम। भोपाल की तबाही से अब भी अगर सबक नहीं लिया गया तो ये तय है कि अगली बार कुदरत का मास्टर ज्यादा कड़ा दंड देगा। यकीनन सावन अब तक मन भावन है, लेकिन पता नहीं कब ये मन को लुभाने वाली रिमझिम दिल दुखाने वाली मूसलाधार में बदल जाए और फिर वहीं अनचाहे भयानक मंजर सामने आ जाए। इस सब के बीच समझ के परे तो ये है कि आपदा प्रबंधन की बात करने वाले आपदा के बाद ही क्यों चेतते हैं। अगर सारे सही इंतज़ाम पहले ही कर लिए जाए तो सावन हमेशा यूं ही मन भावन बना रहे। कैमरामैन मकरन के साथ सुषमा, बंसल न्यूज़।